नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है, भूकंप या फिर अर्थक्वेक। अक्सर हमें इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो भी प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जैसे कि यूनिवर्स रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो रॉक सिस्टम होता है, चट्टानें होती हैं, ठीक है, ज्वालामुखीयता होती है, वोल्केनिज्म होता है। तो ये कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि हमारे अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं या फिर पढ़ाए जा रहे हैं। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी। तो इन सभी क्लासेस को आप यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की हमारी ई बुक भी यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इसमें पूरे साल का सिस्टमेटिक वे में आपको करंट अफेयर मिल जाता है। तो करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छे से हमने इस बुक को डिजाइन किया है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन वगैरह से, ई कॉमर्स जो साइट है वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, फिर हमारे दिए हुए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मेरे यहाँ पर मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, और खासतौर पर जो मेंस होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर भी कारण पूछ लेता है, ठीक है। तो ज्वालामुखीता या फिर ज्वालामुखी में जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके कारण भूकंप आते हैं। जल भराव, ठीक है, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक। तो ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जिसके कारण भूकंप की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का आपको पता ही होगा, ज्वालामुखी में जब तेजी से विस्फोट होता है, उसमें उद्गार होता है, तो आसपास के क्षेत्र में हलचल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब भी कोई एक्टिव वॉल्केनो या फिर सक्रिय ज्वालामुखी में इरप्शन होता है, वो फूटता है, फटता है, जैसा कि 1968 में, है ना, सिसिली द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था तो यहाँ पर कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए थे, ठीक है। इसके अलावा जल भराव मतलब आप देखते होंगे बड़े बड़े डैम होते हैं ना, उसमें एक जल संग्रहण क्षेत्र होता है, वाटर रिजर्वायर होता है। तो कभी कभी बड़े डैम जहां पर स्थित होते हैं तो वहां पर भी भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1967 में, है ना, 1967 में कोयना एक डैम है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भूकंप आया था, तो उसके पीछे का कारण भी वैज्ञानिकों ने इस कोयना डैम को ही बताया था, ठीक है। तो जल भराव के कारण भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी आप जानते ही होंगे, 3 प्रकार से होती हैं। एक तो जब प्लेटें आपस में कोलाइड होती हैं, प्लेटों का अभिसरण होता है, ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटों का अपसरण होता है, ठीक है। और जब दो प्लेटें इस प्रकार से साइड से घर्षण करते हुए निकलती हैं, जिसको हम संघर्षी प्लेट किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। तो इन तीनों ही प्रकार की प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के पश्चात भी हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जहां पर हिमालय क्षेत्र है वहां पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, तो वहां पर हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। परिप्रशांत मेखला, है ना, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, उसके चारों ओर, उसकी तटरेखा के पास आपको हमेशा भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी इरप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं वहां पर हमें भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी कारण है। इसके अलावा भ्रंशन और बलन, 2 कारण और आप लिख सकते हैं इसमें। एक तो हो गया भ्रंशन, ठीक है, और वलन। इसके अलावा एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मानव जनित कारण, है ना, मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में क्या क्या जाएगा, जैसे कि जल भराव, डैम वगैरह, है ना, ये क्योंकि डैम मानव ही बनाते हैं, तो उसके कारण जल भराव होता है और उसके कारण भूकंप देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कोयना का एग्जांपल दिया, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, उसके कारण पहाड़ों को तोड़ना, ऐसी बहुत सारी मानव गतिविधियां होती है जिसके कारण भी भूकंप के झटके कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। भ्रंशन मतलब रिफ्ट, आपने सुना होगा, अफ्रीकी रिफ्ट वैली, है ना, जिसको महान वृंश घाटी बोलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से
मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है, दो प्लेट हैं और इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसके कारण रिफ्ट बनती है ना। और वहां पर भी रिफ्ट वैली के आसपास भी भूकंप के झटके हमें देखने को मिले हैं। ये तो हो गया भ्रंशन, ठीक है। और एक होता है वलन। वलन मतलब फोल्डिंग, जैसे कि वलित पर्वत बनते हैं ना, तो जहां भी प्लेटों का अभिसरण होगा वहां पर आपको वलन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, नवीन वलित पर्वत का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ हिमालयी क्षेत्र में नेपाल में आप देखते हैं भूकंप के झटके हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये खासतौर पर मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है भूकंप के आने के समय भूकंप मूल से कौन सी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप मूल से प्रत्यास्थ ऊर्जा या फिर इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर है ना, ये फोकस है, ठीक है, भूकंप मूल है जहां पर जो भूकंप की उत्पत्ति होती है बच्चों हमेशा पृथ्वी के अंदर होती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इस प्रकार से ये वेव चलती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भूकंप मूल या फिर फोकस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में निकलती है, इलास्टिक एनर्जी के रूप में निकलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम फोकस बोलते हैं, और जहां पर ये वेव सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री में होता है, इसको हम एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र बोलते हैं। और सबसे ज्यादा तो तबाही होती है इसी एपिसेंटर पर होती है ना। ये पृथ्वी पर पृष्ठ पर ऊपर उपस्थित होता है और सबसे पहले जो वेव्स पहुंचेंगी ये यहाँ पर ही हिट करेंगी, ठीक है। ये अभी हम आगे और क्वेश्चन में डिटेल देखेंगे। फोकस या फिर भूकंप का केंद्र होता है, अब भी हमने डिस्कस किया कहां पर होता है, तो हमेशा जो फोकस होगा, ठीक है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होगी तो वो हमेशा क्या होगा, पृथ्वी की सतह के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंतरिक सतह में आपको फोकस या फिर भूकंप का केंद्र या फिर भूकंप मूल देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है। कहां पर, पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेगा। अब पृथ्वी के अंदर ये 50 से 700 किलोमीटर की गहराई में भी देखने को मिलता है, ठीक है, 50 से 700 किलोमीटर की गहराई में ये आपको जो भूकंप केंद्र है ये देखने को मिल सकता है। फिर से हम वो डायग्राम की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये, ठीक है, ये फोकस है, भूकंप केंद्र है, भूकंप मूल है, यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं फोकस। याद रखिएगा हमेशा ये पृथ्वी के अंदर रहेगा। कितना, 70 से 700 किलोमीटर, 50 से 700 किलोमीटर, कितनी भी गहराई में ये हो सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और यहां से जब वेव चलना स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले वेव्स कहां पहुंचेंगी बच्चों, तो सबसे पहले जो वेव पहुंचती हैं वो हमेशा 90 डिग्री में पहुंचती हैं, क्योंकि देखिए ये भूकंप मूल है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये फोकस है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि वेव जाएंगे इनको ज्यादा चलना पड़ेगा, सबसे जल्दी ये कहाँ पहुंचेंगे, 90 डिग्री में यहाँ पर ये पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री में पहुंचती है और हमेशा 90 डिग्री में आपको एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तबाही आपको इसी एपिसेंटर में देखने को मिलती है। जैसा कि जब 2015 के आसपास 2015, हाँ 2015 में ही आया था, नेपाल में जब भूकंप आया था तो उसका जो अधिकेंद्र था वो नेपाल के आसपास ही था, काठमांडू के आसपास ही था, ठीक है। तो अधिकेंद्र में, एपिसेंटर में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। तो याद रखना हमेशा आंतरिक सतह में देखने को मिलेगा फोकस, और यदि एपिसेंटर की बात की जाए तो ये हमेशा क्रस्ट में ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा और हमेशा ये 90 डिग्री में स्थित होता है, ठीक है। चलिए, भूकंप आने पर सर्वाधिक तबाही कहां पर होती है, अब भी मैंने आपको बताया, तो अधिकेंद्र में आपको, एपिसेंटर में आपको सर्वाधिक तबाही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया फोकस, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर हो गया फोकस, ठीक है, या फिर भूकंप मूल। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा अधिकेंद्र, ये होगा अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये बात आपको याद रखना। वेव क्योंकि सबसे पहले यहां पर ही हिट करेंगी, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर एपिसेंटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का भूकंपीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, किस पेटी के अंतर्गत आता है, परिप्रशांत मेखला पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी, अटलांटिक महासागरीय पेटी या फिर हिंद महासागरीय पेटी, इसके अलावा मध्य महाद्वीपीय पेटी, किस पेटी के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो भारत है बच्चों, भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है ये आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब ये मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 मुख्य पेटी आपको दिमाग में रखना है। एक तो है परिप्रशांत पेटी, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। कौन सी, परिप्रशांत पेटी जो है बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण पेटी है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के जो लगभग 63% भूकंप है, ठीक है, वर्ल्ड के जो
63% भूकंप हैं वो परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ही आते हैं। परिप्रशांत पेटी मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रशांत महासागर की जो पूरी तटरेखा है, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं। इस कारण से वहां पर आपको वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगी, भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। 21% जो भूकंप है ना, 21% जो भूकंप हैं वो आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, और बाकी के बचे हुए जो 13% है वो आपको अटलांटिक महासागरीय पेटी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये पेटी क्या है जरा इस मैप में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण पेटी है परिप्रशांत पेटी है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन है बच्चों, ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये पूरा पैसिफिक ओशन है और इसका ये कोस्ट है पूरा, है ना, ये पूरा कोस्ट है। और यहाँ पर देखिए ये जितने रेड डॉट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, ये भूकंपीय क्षेत्र है पूरे, क्या है, भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक आपको यहाँ पर ज्वालामुखीय घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। विश्व के 63% जो भूकंप हैं आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। जापान वगैरह आप देखेंगे यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चिली वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न कार्डिलेरा है, यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड देखने को मिल जाएंगे जो कि ज्वालामुखी उद्गार से ही बने हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पेटी है, आपको याद रखना है। इसको हम परिप्रशांत मेखला भी बोलते हैं या फिर अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड जो महत्वपूर्ण पेटी है वो आप इस मैप में समझिए, ये वाली देखिए, ये वाली जो पेटी है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा आंसर था मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें हमारे भारत का भूकंपीय क्षेत्र आता है, ठीक है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब ये महाद्वीपों के बीच में है, यहाँ पर आप देखेंगे आल्प्स पर्वत देखने को मिलेगा, हिमालय देखने को मिलेगा, जैग्रोस माउंटेन वगैरह देखने को मिलेंगे, तो इसी पेटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट जो है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है, यहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है, तो यहाँ पर भी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया तक ये पेटी जाती है, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 21% जो भूकंप है इस पेटी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक और जो पेटी बची वो ये है मध्य अटलांटिक कटक, है ना। यहाँ पर आपको बच्चों कटक देखने को मिलेंगे, है ना। कटक मतलब ये एक पेटी है जहां पर क्या है, ये प्लेटें इस डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का लावा लगातार बाहर आ रहा है, वो ठंडा होकर के छोटे छोटे रिज, पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे लॉन्गेस्ट रिज देखने को मिलेगी, है ना, जिसके हम मध्य अटलांटिक महासागरीय रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये थर्ड महत्वपूर्ण पेटी है जहां पर भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है। तो भूकंप के झटके जो हैं ये प्लेटों के अभिसरण से भी देखने को मिलते हैं, अपसरण से भी देखते हैं, और संघर्षी प्लेट किनारों के थ्रू भी देखने को मिलते हैं। आगे हम और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए, परिप्रशांत मेखला पेटी, है ना, या फिर परिप्रशांत पेटी मतलब प्रशांत महासागर, है ना। यहाँ पर बच्चों एक्चुअली हो क्या रहा है ना, बहुत सारी प्लेटें आपस में कोलाइड कर रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। आपस में अभिसरण हो रहा है बहुत सारी प्लेटों का, इस कारण से यहाँ पर आपको बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें पता है जहां पर भी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं वहां पर हमें भूकंप के झटके ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो परिप्रशांत मेखला सबसे विस्तृत भूकंपीय पेटी है, यहाँ पर 63% भूकंप देखने को मिलते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स वन डे जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है, आपको याद रखना है ना। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण स्केल है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला है भूकंप का मापन के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भूकंप के मापन के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में वो हो गया है कुछ टाइपिंग मिस्टेक। भूकंप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अभी मैंने बताया, ठीक है, किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ के थ्रू हम भूकंप को मापते हैं। यह यंत्र है, आपको याद रखना है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। यहां से भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटों के मध्य ऐसे कौन से किनारे हैं जिनके कारण भूकंप महसूस होते हैं?
ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, यहाँ पर मैं मैप की ओर ले चलता हूँ आपको, ठीक है। देखिए 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो होता है प्लेटों का कन्वर्जन, ठीक है। प्लेटों का कन्वर्जन मतलब प्लेटें आपस में कोलाइड कर रही हैं, भिड़ रही हैं। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। जो हैवी प्लेट है वो कम हैवी प्लेट के नीचे अभिसरित हो जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है। एक होता है प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव चल रही कर रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, भ्रंशों का निर्माण होगा, भ्रंश बनेंगे, या फिर समुद्र के अंदर घटना हो रही है तो रिज बनेंगे, ठीक है। एक होता है कि दो प्लेटें इस प्रकार से घर्षण करते हुए निकल जाएं, तो यहाँ पर भी आपको भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉल्ट भ्रंश बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, इससे रिज का निर्माण होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है। प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिनको हम प्लेटों का कन्वर्जन बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं, इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और रिज वगैरह, सॉरी रिज बोल रहा हूँ, एक प्रकार से देखा जाए तो जो आप देखे होंगे ट्रेंच है ना, सॉरी ट्रेंच का निर्माण होता है इससे, है ना। ट्रेंच का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, और एक ये होता है इससे भूकंप वगैरह देखने को मिलते हैं और भ्रंशों का निर्माण इससे होता हुआ दिखाई देता है। भूकंप के कारण कौन सी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये तरंगें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब भूकंप में जो उत्पत्ति के समय तीनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें, है ना। जो ये धरातलीय तरंगें हैं इनको हम एल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रकार की तरंगें भूकंप के दौरान, भूकंप की क्रिया के दौरान उत्पन्न होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। प्राथमिक तरंगें जो होती हैं इनकी जो तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है ना। तीव्रता सर्वाधिक किसकी होगी, पी वेव्स की, है ना। प्राथमिक तरंग होगी, प्राइमरी वेव्स इनको हम बोलते हैं। तीव्रता सर्वाधिक इनकी होती है। ये जो तरंगे होती हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना, या फिर बोल लीजिए ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों से होकर के ये जो पी वेव्स है ये गुजर सकती हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, है ना। अब गैस का तो यहां पर कुछ काम नहीं है, ठोस और द्रव से चूंकि ये जा रही हैं तो क्रस्ट और मेंटल और कोर तीनों से ये होकर के पास होती हैं, है ना। जब ठोस द्रव से होकर के पास हो रही हैं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों से पास होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में है, गलित अवस्था में है, ठीक है। तो याद रखना है क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों से ये पास होती हैं, आपको याद रखना है। जो प्राथमिक तरंगें हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कैसी, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, जैसे कि ध्वनि तरंगें होती है ना, वैसे ही ये होती है। मतलब इसमें जो कणों की कंपन की दिशा है वो तरंग की दिशा की समांतर कणों की कंपन की दिशा इसमें होती है। उस एग्जाम्पल के तौर पर ध्वनि तरंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक तरंगों के कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आती है द्वितीयक तरंगें, इनकी स्पीड थोड़ा सी कम होती है प्राथमिक के कंपैरिजन में, ठीक है। धरातली की सबसे कम होती है। जो द्वितीयक तरंगें होती है सिर्फ ठोस से होकर के ही गुजरेंगी, ठीक है। द्रव से होकर के ये नहीं गुजरती हैं, ठीक है। सिर्फ ठोस से होकर के गुजरती हैं। जब ठोस से होकर के गुजरेंगी तो ये क्रस्ट और मेंटल से ही होकर के पास होंगी, है ना। ये कोर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्वितीयक तरंगे कहाँ कहाँ से गुजर सकती है, तो क्रस्ट और मेंटल से ही गुजर सकती हैं या फिर पास हो सकती हैं, कोर से नहीं जाएंगी क्योंकि आउटर कोर द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। धरातलीय तरंगों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं भूकंप में वो धरातलीय तरंगे ही होती हैं, सरफेस वेव्स भी होती हैं या फिर एल वेव्स ही होती है ना। इनको लव वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो खोज की थी एच डी लव ने की थी, है ना। लव मतलब ये प्यार वाला लव नहीं है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल वेव्स की खोज की थी या फिर धरातलीय तरंगों की खोज की थी, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर इसको हम एल वेव्स भी बोलते हैं, लव वेव्स भी बोलते हैं या फिर धरातलीय तरंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस पर चलती हैं, ये तरंगें तो अंदर चल रही हैं, पृथ्वी के अंदर चल रही हैं, लेकिन ये सरफेस पर चलती हैं, इस कारण से सर्वाधिक तबाही धरातलीय तरंग ही मचाती हैं, है ना। और सबसे ज्यादा जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य जो होता है सबसे ज्यादा वो इन्हीं का होता है, धरातलीय तरंगों का, ठीक है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, धरातलीय तरंगों का ही होता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डिस्कस कराए हैं, ये नोट डाउन कर लेना, आपको लिखे भी मिल जाएंगे बहुत सारी जगह, तो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होती हैं पी, एस और एल, ठीक है। चलिए क्लियर है।
ऐसी कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जिनका वेग सर्वाधिक होता है? अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, तो पी वेव्स, जो प्राथमिक वेव्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा इनका वेग होता है, सबसे ज्यादा इनकी स्पीड होती है। ठीक है, याद रखना। एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अभी मैंने बताया। ठीक है, हालांकि ये वाला पॉइंट भूल गया मैं बताना, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, जो पी तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, अब मैंने बताया था अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, है ना, द्वितीयक द्वितीयक तरंगे होती हैं, वो अनुप्रस्थ होती है, मतलब इसमें कणों की कंपन की दिशा जो होती है वो तरंग के लंबवत होती है, इस प्रकार से चलती हैं तरंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। ये अनुदैर्घ्य होती हैं, कणों की कंपन की दिशा समांतर होती है, इसमें कणों की कंपन की दिशा समांतर मतलब ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब ऐसे कोई आगे पीछे होकर चल रहा है। ठीक है, और इसमें लंबवत ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो एस तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। पी कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, यहां से भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो सिस्मिक लाइन या फिर जो समभूकंपीय रेखा होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको हम सिस्मिक लाइन बोलते हैं या फिर समभूकंपीय रेखा बोलते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो क्या वर्ड, ये सिस्मिक लाइन याद रखना। ठीक है, समभूकंपीय रेखा मत याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ इंग्लिश में ही आपको दे देगा, तो आप वहां पर गलत वगैरह कर जाएंगे। तो सिस्मिक लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है, ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों माध्यमों से होकर के पास होती हैं। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि कौन सी तरंग है जो कोर से होकर के पास नहीं हो सकती हैं। तो आपने यदि पढ़ा है तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से पास होती हैं, इस कारण से वो तीनों ठोस, द्रव और गैस, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों से होकर के ये पास हो पाएंगे। जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये सिर्फ ठोस में ही चलती हैं, तो ये कोर में नहीं जाएंगी, क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, तो ये क्रस्ट और मेंटल में बस चलती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो एल वेव्स हैं, लव वेव्स हैं, धरातली तरंगें, वो तो सरफेस में ही चलती हैं। ठीक है, तो उनकी तो कहानी यहाँ पर है ही नहीं। तो भूकंपी तरंगें जो ठोस, द्रव और गैस में चलती हैं, तो प्राथमिक तरंगें। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता कि कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो सिर्फ ठोस में चलती हैं, तो द्वितीयक तरंगें। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए पता होना चाहिए। धरातली तरंगों की खोज किसने की थी, तो अभी मैंने बताया था एच डी लव, है ना, ये लिखा है। एच डी लव साहब थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, इस कारण से इसको हम लव वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, मैंने आपको भूकंप आने के कारण भी समझाए। ठीक है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मैंने आपको तरंगों के बारे में भी शॉर्ट में बता दिया। आपका इसका रिवीजन हो गया। देखिए, जो हमारी ये सीरीज है ना बच्चों, किसी भी टॉपिक के रिवीजन के हिसाब से हमने प्लान किया कि कम समय में पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको देते हैं, या फिर रिवीजन के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पर रिवीजन करा दे टॉपिक का, है ना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन भी वही लेते हैं, अलग अलग टाइप के, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा आपके सामने। तो वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।